फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करता उम्मीदवारों करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फसलों को, दरख्तों को, जो पौधों को और जो इंसानों को नुकसानात का अंदेशा है उसके हवाले से बात करेंगे और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, किस तरह से नुकसानात को कम से कम किया जा सकता है। तो इस हवाले से हमारे साथ किसान भी मौजूद होंगे, हमारे साथ जो ज़राई माहिरीन है वो भी मौजूद होंगे और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सूबाई वज़ीर ज़राअत को भी इस मौजू पर अपने साथ लें ताकि जो पता चलाया जा सके कि आवाम इस सिलसिले में क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है और इस सिलसिले में जो डिपार्टमेंट्स हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जहाँ बात की जाए मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से तो पाकिस्तान का 10वां नंबर है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्क हो रहे हैं। तो इसमें सबसे अहम ये बातें हैं कि यहाँ पर जो बहुत सारी फसलें हैं उनका जो सर्कल है वो तब्दील हुआ है। जब से शुरू से चलता आ रहा था कि कब से उनकी काश्त होनी है, कब कटाई होनी है, लेकिन अब काश्त और कटाई भी जो है वो तब्दील हो रही है जिसकी वजह से उनकी पैदावार भी मुतासर हो रही है। अभी जो हालिया यहाँ पर रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक अगर गंदम जल्द पक जाती है तो उसका दाना सिकुड़ जाएगा और उसकी वजह से उसका वज़न भी कम हो सकता है। तो अब ये काश्तकारों के लिए और यूब रिसर्च के साइंसदानों के लिए बड़ी आजमाइश है कि किस तरह किसानों को नुकसान से बचाना है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे कि उनको कितना इस हवाले से इल्म है और किस तरह से वो अपना बचाव कर रहे हैं। जी कल साहब बताइएगा, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कितना जानते हैं और इस बारे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आपकी जानिब से बचाव के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके मीडिया की विसालत से यही अर्ज़ करूँगा कि पहले जो सर्दी थी वो तकरीबन 4 माह में सर्दी गुज़रती थी। अब तकरीबन घट के तकरीबन 2.5 माह, 2.25 माह रह गई है सर्दी। ऐसे ही पहले हम जो गंदम काश्त करते थे, पंजाबी में बात करूँगा, जो कणक काश्त करते थे वो हमारा था अस्सू कत्ता, यानी कि अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरू में। लेकिन वो मौसमी तब्दीली की वजह से कम फसल हम दिसंबर में काश्त कर रहे हैं और कटाई वही अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई में शुरू हो रही है। ये जो टाइम लिमिट कम हुआ है, मौसमियात की वजह से टाइम कम हुआ है। इसकी वजह से वो जो दाना है उसका वो ब्रेक रह जाता है। दाना ब्रेक रहने से उसका वज़न भी कम होता है। अगर टाइम लिमिट पूरा नहीं होगा तो कणक पूरे तरीके से पैदावार नहीं देगी। इसी तरह हमारी मौसमियात की वजह से ना सिर्फ पानी की कमी पेशी जो हो रही है, पहले हमारी जो नहर की वाराबंदी थी वो 14 फरवरी को पानी, अभी भी हमारी जो राख ब्रांच है उसमें और गुगेरा ब्रांच, लोअर गुगेरा, उसमें पानी नहीं छूटा। अगर छूट गया तो हमारे चक्कों को सैराब नहीं कर रहा। इसकी वजह से इंतहाई मुश्किलात हालात पैदा हो रहे हैं ज़मींदार के लिए। आगे मैं चल के बयान करूंगा कि जो हमारे काटन एरिया था, जिसे हम रूं या खपा बोलते हैं, काटन एरिया था, वहाँ हम लोगों ने, इन सरमायादारों ने जाकर मिलें लगा दी। वहाँ काटन की बजाय ज़्यादा गन्ने की काश्त की जा रही है। वो इंतहाई जुल्म है हमारे साथ। जो काटन है, काटन हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ज़रा मुबादला ज़ाया कर रहे हैं। खुदारा मैं गवर्नमेंट से यही मौसमी हालात की वजह से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा वो मिलें वापस यहाँ वसी पंजाब में लेकर आएँ, जंग, फैसलाबाद, टोबा में, और जो काटन एरिया है वहाँ काटन काश्त करें, ना कि कमाद काश्त करें। जबकि हमारा यहाँ गन्ना 8 से 9 किलो पैदावार दे रहा है फ़ी मन के हिसाब से शुगर। वहाँ जो काटन एरिया है वहाँ इतनी रिकवरी भी नहीं हो रही गन्ने से। लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आती ये सरमायादार लोगों ने क्या किया है। वहाँ से मिलें उखाड़ के यहाँ वापस लाएं और वहाँ काटन करें। जो एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, काटन इंपोर्ट करके ज़रा मुबादला ज़ाया कर रहे हैं, खुदारा उसे सेव किया जाए। और मुल्की हालात में जदीद, ख़ासकर मैं यूब रिसर्च के साइंसदानों और जो बड़े बड़े डॉक्टर साहबान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ वहाँ यहाँ के बीज में प्रमोट करें और जो उसकी दवाई, जो खाद, उसके हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से प्रमोट करके हमें बीज दें। हम इंशाल्लाह पैदावार को बढ़ाने में मुल्क की मदद करेंगे। ना सिर्फ हम आप खुद फील होंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा यहाँ पर कितनी ज़्यादा फसलें आपकी मुतासर हो रही हैं?
हमारी फसलें इधर बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं बीज की वजह से, उसके बाद जैली दवाइयों की वजह से, उसके बाद जैली खाद की वजह से हमारी फसल जो है आज कम पैदावार देती है। ये हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पर अपना थोड़ा सी तवज्जो दें और इन लोगों को पकड़ें जो जाली काम करते हैं, तो इसके बाद ही कोई हमारी फसलें जो हैं वो हमारी पैदावार के हिसाब से देंगी। मुझे बताइएगा, कभी महकमा ज़राअत की जानिब से क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपको बताया गया, आगाही दी गई? कभी भी नहीं, कोई आता ही नहीं है हमारे गांव में। तो ज़राअत वाले पता नहीं कहाँ होते हैं कहाँ नहीं। ज़राअत वाले कहते हैं सुना है कि ज़राअत के पास बीज आ गया फलाना, उधर जाएं तो वो कहते हैं वो अपना दुकानों पे जाएं, उधर से बीज मिलेगा आपको डीलर के पास से। अभी कोई नया बीज महकमा ज़राअत की जानिब से दिया गया कि ये काश्त करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा? यूँ भी सच मिलता है, कभी 2 साल बाद 10 किलो 5 किलो, उसके अलावा नहीं किसी से मिलता। मूल्य अपना ज़मींदार वैसे अपना ख़रीद कर लाता है, जहाँ से अच्छा बीज उसको समझ आती है कि इसके पास अच्छा बीज होगा तो वो ले लेता है। कोई रहनुमाई भी नहीं की जा रही कि मौसम की वजह से किन फसलों पर असर पड़ रहा है या उनकी जो पैदावार है वो जो ये सारा मरहला वो चेंज हो गया? महल्ला ज़्यादातर तो अपना जो है हमारे इलाके में पानी की कमी हो रही है अब आस्ता आस्ता, इसकी वजह से फसलों पर असर पड़ता है। मौसम की वजह से फसलों पर असर पड़ता है ज़्यादा। मौसम जो है वो अपना चेंज हो रहा है आस्ता आस्ता, तो इसकी वजह से ज़्यादा जो है असर पड़ता है फसलों पर। यहाँ पर हमारे साथ मज़ीद भी काश्तकार मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा, महकमा ज़राअत की जानिब से जो गांव-गांव देहात में जाके कोई ऐसा बताया जा रहा है किसानों को कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलों पर असर पड़ रहा है, ये बीज इस्तेमाल करें? महकमा ज़राअत की तरफ से ऐसे इकदाम जो है बनाए गए हैं, वो सिर्फ अपने ऑफिस में ही हैं। जो ज़िम्मेदार उनके पास चला जाता है उसको वो थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, लेकिन वो बाकायदा प्रोग्राम करके किसी के गांव में जाएं या किसी के पास अपना जाके किसी को मशवरा दें, वैसे प्रोग्राम उनके पास हैं ज़रूर, लेकिन वो ना होने के बराबर है। मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसको ज़राअत को रीढ़ की हड्डी करार दिया गया है और 80% आबादी जो है वो सारी की सारी ज़राअत से मुंसलिक है। जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाती, ये हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये ऐसी पॉलिसियाँ लेके आएँ जिससे अवाम को माहौलियाती आलूदगी और फसलों का बचाओ, उसको बीज की फराहमी, उसको ऐसे जदीद टेक्निकल तरीके बताए जाएँ जिनसे वो माहौलियाती आलूदगी से बच सकें, और ज़िम्मेदार भी उनके साथ मदद करेगा। जैसे जैसे हालात गुजरते जा रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिससे ज़िम्मेदार को कोई ऐसी सतह पे लेके जाया जाए जिससे उसके ज़र मुबादला, उसका आमदनी बढ़ सके। अच्छा, आपने अभी कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, लेकिन ये कैसा ज़राई मुल्क है कि यहाँ पर गंदम भी जो है वो बाहर से इम्पोर्ट की जाती है, आटे का यहाँ पर बहरान होता है, इसी तरह से दूसरी तमाम आइटम्स सब्ज़ियाँ जो खुर्दनी अजनास है वो तमाम की तमाम इम्पोर्ट की जाती हैं। अरबों डॉलर्स की सब्ज़ियों के बीज भी बाहर से मंगवाए जाते हैं। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स अपनी नहीं है, वो बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। तो फिर यहाँ पर इशूज़ क्या हैं? मैंने गुजारिश की ना कि ऐसी पॉलिसियाँ लेके आएँ, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो हुकूमत तो करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन उनको कोई पॉलिसी बनानी नहीं आती, ना वो क्वालिफाइड होते हैं, ना वो फील्ड में जाके कोई अपना किसी के दुख दर्द को समझते हैं। किसान अपनी आमदन ज़ाया कर रहा है, उसका दुख सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये ऊपर जाके अपनी हुकूमत के लिए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए फ़ंड मांगते हैं और पॉलिसी साथ नहीं है। जब तक ये पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ऐसी पॉलिसियाँ लेके आएँ जो आवाम को हज़ारों साल तक उनको फ़ायदा देते रहें। यहाँ तो पॉलिसी का रवाज ही नहीं है। हमारा किसान कितना कसूरवार है? किसान का कसूर इसमें कोई नहीं है। किसान की जो हमारे छोटे किसान हैं वो थोड़ा ज़िम्मेदार है, उनका वो वसी पैमाने पे नहीं कर सकते। जो बड़ा ज़िम्मेदार है वो अपनी जगह पे सही है, वो अपना काम कर रहा है, उसके पास प्राइवेट सोर्सेज होते हैं, वो काम कर लेता है। ज़्यादा पिसता है तो छोटा। जी मुझे बताइएगा, यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना किसानों को आम देहातों में, आम गाँव में? सबसे पहला तो मैं ये कहूँगा भी जो ज़मीन का ठेका है ना, वो ठेकेदार है, छोटा किसान है, इतना तंग है। 50-60 हज़ार रुपया किले का ठेका है, और बी लेने जाओ यूब सर्च है वो 27-2800 रुपया 10 दिन 2800 रुपये
ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਲ ਡਿਪੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹੀ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰਮ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਰਈ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਖਾਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। अगर कोई सहूलत मिल सकती है तो चलो, बड़ा ज़िम्मेदार तो बैठा ही मंगवा लेता है, जो छोटा ज़िम्मेदार है वो ठेकेदार ठेके तो परेशान है देने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बीज है घर वाले वो इस्तेमाल करने से कोई नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? नहीं, वो तो नुकसान ही हो रहा है ना, उसकी ना कोई दवाई हुई है ना कोई लगाई हुई है। वैसे उसे स्टॉक जो वो साल खाए हर माह खाते हैं, उसे 24 साल बाद वो बीज लेते हैं। फिर वो ये नहीं पता है भी ये दोबारा इतनी देगी एवरेज कि नहीं देगी। वो तो बस मेन तो यही है ना भी सारी अवेयरनेस होनी चाहिए है ना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, और इन्हों कुछ ना कुछ गौरमेंट ਨੂੰ ਇਹ भी करना चाहिए भी जिन्ने भी ठेकेदार है ठेके ते लैके ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ करने वाले सारे को खुद नहीं कर रहे, कोई 10 किले रह गया, कोई मुरब्बा रह कर रहा। ਜਿਹੜੇ बड़े ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ आ वो लैके उत्थे हर चीज़ अपना आप कर रहे, सहूलतां भी उन्होंने मिलदियां, छोटे किसी बंदे नूं नहीं मिलदियां, सारी परेशानी का आलम। इसमें ये भी बताइएगा, यहाँ पर जो महकमा ज़राअत है वो आपके गांव देहात में आके आप बता रहे हैं कि ये इस तरह से करें? वो आ रहे हैं पर वो आके सिर्फ वो सेल डिपो ही बता रहे हैं, फलां डिपो तो मिलेगा वो तो ले लो। अगर उन्होंने दफ्तर जाओ तो फिर वो कोई ऐसा नहीं है उन्होंने कोई हल भी जो उत्थे भी ਜਿਹਦਾ कोई तलक है ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ 2 ਬੋਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ 2 ਬੋਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਖਾਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਸ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ चीज़ नहीं। जहाँ इस हवाले से यहाँ पर काश्तकार हजरात हमारे साथ मौजूद थे, मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें भी जो जदीद रिसर्च है उनके बारे में बताया जाए, जो जदीद बीज तैयार किए जा रहे हैं उनके हवाले से बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नई तहकीकात हो रही हैं जब तक वो आम किसानों तक नहीं पहुँचेंगी तब तक उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और अगर रिसर्च करके वो अयूब रिसर्च की या महकमा ज़राअत की जानिब से अपनी ही लेबार्ट्रियों में रख लेनी है तो फिर उसका आम जनता को, आम काश्तकारों को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा जो 10वें नंबर पे हमारा मुल्क है, तो वहाँ पर जो बेशतर किसानों को क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से जो इशूज़ सामने आ रहे हैं उनके हवाले से आगाही ही मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद इस सिलसिले में जानेंगे कि जो ज़रई माहिर है उनका क्या कहना है। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी तौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी, हम बात की जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो उसके असरात मुरतब हो रहे हैं तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौजूद है, यहाँ पर शुबा एनवायरनमेंट के हवाले से फ़ैकल्टी हमारे साथ मौजूद है, वो अपने तजर्बात शेयर करेंगे, बताएंगे कि इसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, इसके बारे में क्या रिसर्च की जा रही है। जी, मुझे बताइएगा, यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है या जो आपकी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग बताइएगा क्या वजूहात हैं इसकी। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगी कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका, क्योंकि हर जगह आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, जो बिग स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे फॉरेस्ट कटिंग है, उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट काफ़ी डिटेरियोरेट हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन डाइऑक्साइड मिशन जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज़्यादा होता जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट हो रही हैं, पाकिस्तान में भी उसकी ज़रूरत है। हमें एज़ कम्युनिटी वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़, अगर जहाँ के मैं पॉलिसीज़ की बात करूँ, पॉलिसीज़ हैं भी हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बीइंग अ नेशन। हमें ये चाहिए कि हम उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इसके साथ साथ जो इस हवाले से अगर पेस्टिसाइड्स हैं और हर्बिसाइड्स हैं, फंगीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, इनका यूज़ कम से कम करें, क्योंकि ये भी नाइट्रस ऑक्साइड्स जो है उनको ज़्यादा एनवायरनमेंट में कर देती हैं। उनके ज़्यादा होने की वजह से भी हेल्थ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं और इनको भी कम से कम यूज़ करें। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज़ की तरफ अपना एक ट्रेंड करना चाहिए, रीन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी सोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसी रिसर्च के हवाले से जो अप्लाइंसेस हैं उनको यूज़ किया जाए जो कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की स्ट्रेटजीज़ को पे फोकस कर रही हूँ। हमें विंड से सोलर एनर्जी के थ्रू सोलर सिस्टम को यूज़ करते हुए एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट वैल्यू की तरफ लेके जाना चाहिए। इसके अलावा ये है कि पर्सनली जो डोमेस्टिक लेवल पे भी बीइंग इंडिविजुअल हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम कोल का एमिशन जो है वो कम से कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उससे ज़्यादा रिलीज़ होती है। ऐसी चीज़ें अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी करते हैं, बीइंग ह्यूमन हम इस नेशन के लिए जितना अच्छे वे में कर सकें और उसको पॉलिश करने के लिए कर सकें, वो सब एक्ट्स हमें इसमें करने चाहिए। पाकिस्तान का 10वां नंबर है इस हवाले से। पाकिस्तान तो जो इंडस्ट्री में बहुत पीछे है, इससे जो बड़े ममालिक भी जो इससे बचे हुए हैं, तो इसमें क्या वजूहत है इसकी? सर इसमें ये बड़े ममालिक में वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो कि एफुलेंट के हवाले से डील कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं पोल्यूशन लेवल को। पाकिस्तान में जहाँ प्लांट वर्किंग में भी हैं लेकिन इतने एफिशिएंटली वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे। चेक पॉइंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। देयर आर सम गैप्स के उनको क्लियर किया जाए। वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि एफुलेंट का ट्रीटमेंट दैट शुड बी फर्स्टली ट्रीटेड देन देयर विल बी डिस्चार्ज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसके जो इंसान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी, असल में जो क्लाइमेट चेंज है इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नॉक्स होता है, सॉक्स होता है, ये मिल के एयर क्वालिटी को डिटीरियरेट करते हैं, ख़राब करते हैं, जिससे बहुत सारे ह्यूमन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट काज करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू है जो हमारी सांस की बीमारियां हैं। अब जब हम बात करें एयर पोल्यूशन की तो एयर पोल्यूशन स्मोक काज करती है। आजकल देखें, अगर आप आजकल के देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है स्मोक का। और जैसे ही ये हमारा विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो स्मोक की वजह से लोगों के अंदर सांस की, अस्थमा की बीमारियां होती हैं और इसका डायरेक्ट ह्यूमन एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट जो है ये इंडिकेशन है ह्यूमन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर स्मोक भी इसकी एक बड़ी वजह है, तो इसमें बहुत सारे ममालिक जो है वहाँ पर स्मोक का सामना होता है, इवन बरतानिया में भी होता है। तो ये क्लाइमेट चेंज ही है जो पूरी दुनिया में बराबर मुतासर कर रहा है लोगों को? मेरे ख्याल में अगर आप WHO के एस्टीमेट्स देखें तो पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल दे डाई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और वहाँ पे मल्टीपल इसके फैक्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्मोक जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास इसको कोप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इसके देखें, आपने खुद ही अभी कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में से शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे बुरी तरीक़े से इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम देखें ग्लोबल लेवल के ऊपर तो पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। अब जब हम इतने बुरे तरीके से इफेक्ट होते हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे पास इसको डील करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस पर ज़्यादा बात भी नहीं की जा रही। इसके ऊपर बात की जाती है लेकिन चूँकि अब ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री बनी है, वो स्मोक के हवाले से पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अब फसलों के अंदर विंटर के अंदर जब हम ये राइस के स्टबल्स को बर्न करते हैं तो एयर क्वालिटी बहुत बुरे तरीके से ख़राब होती है। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है कि इन लोगों को, फार्मर्स को अवेयर किया जाए कि इनको बर्न ना करें बल्कि इनको सॉइल के अंदर दोबारा ऐड करें। यहाँ पर नाज़रीन हमारे साथ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी मौजूद है डॉक्टर शफ़क़त अली, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा इसके प्लांट्स पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ये है कि प्लांट्स पे सबसे पहले तो ये है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता है या कम होता है तो उसका जो है प्लांट की यील्ड पे कम बहुत फ़र्क पड़ता है कि उसकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जो सोइंग डेट्स हैं, जो हार्वेस्टिंग डेट्स हैं वो चेंज होती हैं। हमारी वैराइटीज़ जो हैं वो इस तरह नहीं होती कि जैसे इस वक्त आप लें, जो मौसम जा रहा है तो दिन को जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसकी वजह से गंदम का जो है ना उसकी यील्ड पे बड़ा असर पड़ रहा है, उसकी पैदावार कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर रात की बात करें तो ज़्यादा सर्दी की वजह से वेजिटेबल्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि वेजिटेबल्स की पैदावार जो है बहुत कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो है फसलों पे बहुत ज़्यादा इसका इस तरह नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए ये है कि हमें डिफरेंट इस तरह की वैराइटीज़ होनी चाहिए जो मसलन हीट टॉलरेंट हों, ठीक है। और इस पे काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि डिफरेंट वैराइटीज़ नहीं बनाई जाएँ। डॉक्टर साहब, मुझे इसमें ये बताइएगा आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या कर रहा है, जो आगाही देने के लिए या कोई रिसर्च, इसके मुतालिक बताइए। इसमें यह है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो जैसे सर ने बताया कि स्मोक का बड़ा मसला है पाकिस्तान में, तो हर साल हम जो, अब तो कोरोना है वरना हम हर साल बड़ी एक जो है ना अवेयरनेस वॉक कर देते हैं कि स्मोक से कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट जो है पम्फलेट्स वगैरह छपवाते हैं जो किसानों को भी देते हैं कि उनके जो रेजिड्यूज़ हैं जैसे राइस के वो ना बर्न किए जाएँ, ठीक है। जैसे बट्टा जाते हैं उनसे कहा जाता है कि वो
वो ना मसलन उसमें कोई टायर वगैरह जलाएं, जहाँ उसका जो इंजन है वो सही जो है क्वालिटी का कोयला इसमें यूज़ करें, ठीक है। तो ये इस तरह अवेयरनेस होती है। इसमें ये जो है वो एक तरफा तो नहीं होगा, इसमें हुकूमत को भी चाहिए, और साथ इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट दूसरा ये भी कर रहा है कि हम 1 स्टूडेंट 1 ट्री जो प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारी रिसर्च जो है वो कार्बन स्टोरेज पे भी हो रही है कि उसको कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। तो जो रेजिड्यूज भरने की बात करें तो उस पर भी हमारी एक टीम जो है उस पर भी काम कर रही है, ठीक है। तो ओजोन की बात करें तो ओजोन पे भी हमारे डिपार्टमेंट में एक जो है ग्रुप उस पर काम कर रहा है। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इसके जो है काम कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो HEC जो है काफ़ी हमारे पास फंडिंग है, लेकिन इसमें और फंडिंग की भी हमें ज़रूरत है। तहकीकात भी हो रही हैं डिपार्टमेंट पे। हाँ जी, यही तो आपको बता रहे हैं कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। जैसे कार्बन स्टोरेज पे काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है। ओजोन पे एक टीम फुल काम कर रही है, ठीक है। और हम मैं पर्सनली ये भी देख रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर पे जो है वो फसलों को क्या असरात हो, तो उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। उसमें डिफरेंट हम जो है केमिकल यूज़ करते हैं, जब कोई फर्टिलाइज़र वगैरह चेंज या वैरायटी कौन सी, उस पर मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो इस तरह सारा डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर इंसानों की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, तो इनसे बचाव के लिए इंडिविजुअली क्या किया जा सकता है और गवर्नमेंट किस तरह से इकदाम कर सकती है? गवर्नमेंट इसमें मेरे ख्याल में रोल कर सकती है। गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाए कि वो जो उनका स्मोक निकलता है या उनका जो वाटर निकलता है उसको ट्रीट करें, उसको ऐसे ही इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ ना करें। गवर्नमेंट एक काम तो ये कर सकती है। दूसरी, गवर्नमेंट जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अवेयरनेस कैंपेन करे, जैसे अभी आप टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए ताकि लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। और तीसरी ये चीज़ है कि इसका वाहिद हल ये है अभी कि अगर हम इसको स्मोक को अगर हम कम नहीं कर सकते तो अपने आप को इससे बचा ज़रूर सकते हैं। तो जब स्मोक का इशू हो तो हम डॉक्टर्स इसके बारे में हिदायत करें। गवर्नमेंट इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देती है कि आप मास्क वगैरह पहन के बाहर निकलें और अपने आप को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ। अच्छा मैडम, इसमें ये बताइएगा, जब क्लासरूम्स में ऐसी बातें की जाती हैं, स्टूडेंट्स का टूवर्ड्स जो क्लाइमेट चेंज कैसा बिहेव है? सर, स्टूडेंट्स का बहुत पॉजिटिव बिहेव है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इसके अलावा वो अपनी फैमिलीज़ को जाके बताते हैं। दे आर गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और क्योंकि वो एक स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है वो पूरी फैमिली को गाइड करता है, पूरी फैमिली को असिस्ट करता है कि और उनको बताता है कि किस तरह से कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको वो अडॉप्ट करके इस क्लाइमेट के बैड इन्फ्लुएंस से अपने आप को सेव कर सकते हैं। आई थिंक इंस्टीट्यूशंस आर अ गुड हेल्पर एंड असिस्टेंट इन द सेंस दैट दे प्रोवाइड लॉट ऑफ नॉलेज to the students and they are also overall they are teaching the societies. In fact they are teaching. इस पे जो बात हो रही है वो काफ़ी है या मज़ीद बात होने की ज़रूरत है? सर, रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए अप्रोप्रिएट फंड्स होने चाहिए जिनके थ्रू काम करें। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट्स के पास इतने फंड्स नहीं हैं जिसके थ्रू वो टू द वे बहुत ब्रीफ सिनेरियो में ही काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फंडिंग होनी चाहिए। फर्दर इसके ऊपर डिस्कशंस, सेमिनार्स होने चाहिए जिनमें लोगों को अवेयर किया जाए। कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिस पे लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। जहाँ इस हवाले से फैकल्टी हमारे साथ मौजूद थी, प्रोफेसर हजरात, डॉक्टर्स थे। इनका यही कहना है कि यहाँ पर इंडिविजुअली भी इकदाम करने की ज़रूरत है और सबसे जो अहम ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत पर आती है। तो नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी मिनिस्टर एग्रीकल्चर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात की जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो पाकिस्तान का जो शुमार है वो मौसमाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में 10वां नंबर है, जिसकी वजह से फ़सलों पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। जो पूरा का पूरा यहाँ पर काटन का सीज़न गुजरा है, ये भी बड़ा बदहाल गुजरा है किसानों पर। इसी तरह मुख्तलिफ़ फसलों में भी मुश्किलात का सामना। महकमा ज़राअत क्या कर रहा है, यूर रिसर्च क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, वो हमारे साथ प्रोविंशियल एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या इक़दाम आपकी वजारत कर रही है किसानों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इशू रेज़ किया है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ये एक ग्लोबल फ़नोमेना है और इससे पाकिस्तान भी महफूज नहीं है। इससे गैर मुतवक्के बारिशें, मौसम की टेम्परेचर की तब्दीली और कई दफ़ा फ्लड्स गैर मुतवक्के तौर पे आ जाते हैं और इससे हमारा जो क्रॉप्स का पैटर्न था वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है और ख़ास तौर पे कपास की फसल सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है इससे।
जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि इस साल कपास की पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो हम इस सिलसिले में अब जो रिसर्च है वो फोकस्ड कर रहे हैं, रिसर्च होगी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और इसमें ऐसी वैरायटीज़ जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सकें, जो वाटर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकें, एक्सेसिव रेन्स के दौरान उन्होंने किस तरह बिहेव करना है, तो इन चीज़ों पे अब रिसर्च हो रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसको पूरी तरह से रीवैम्प किया जाए। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, वो सी पैक की शक्ल में। जो सी पैक का दूसरा फेज़ है उसमें ब्रिक एंड मार्टर नहीं है, उसमें इसी तरह की टेक्निकल सपोर्ट है। और टेक्निकल सपोर्ट में हम जो पहले नंबर पे चाइनीज़ से हमारी बात चल रही है और हमारी डिमांड है वो यही है कि हमारी रिसर्च को रीवैम्प कर दें। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि यहाँ पर महकमा ज़राअत की टीमें तो गाँव-गाँव जा रही हैं, लेकिन जो रिसर्च की आपने बेसिक बात की, जैसे फैसलाबाद में यूब रिसर्च है, उनकी जानिब से एक्चुअल मसला जो बीज बनाने के हवाले से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे जो रेजिस्टेंस तमाम की तमाम बर्दाश्त की जा सके। कपास का जैसे ये सामने आया है कि यहाँ पर ये अचानक से तो सामने आने वाला इशू नहीं था कि जिसकी वजह से अरबों डॉलर जो है वो कपास की दरामद पे लगे। एक जानब हुकूमत चाह रही है कि एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ी है तो जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ाना पड़ रही है, और ऐसा हमारा ज़राई मुल्क बन गया जहाँ पर जो बहरान दर बहरान आते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो क्लाइमेट चेंज से ताल्लुक़ रखते हैं या इसमें हमारे डिपार्टमेंटल इश्यूज़ भी मौजूद हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। और रिसर्च में जो बीज पे अहमियत देना और बीज पे तवज्जो देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आपने जो बात की है कि नई वैरायटीज़ कामयाब नहीं हुई, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पुराने हमारे जो साइंटिस्ट थे वो सेल्फलेसली काम करते रहे थे। अब वक्त आ गया है कि दुनिया में लोगों को, साइंटिस्ट को, जब वो कोई नई वैरायटी इवॉल्व करते हैं तो उसकी रॉयल्टी मिलती है, उस पर उसको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो जो हमारे यहाँ ये निज़ाम नहीं था। ऑल्दो 2015 में हमारा सीड एक्ट जो है वो अमेंड हुआ था और उसमें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन के तमाम शराइत डाली गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब हमने फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश की है, बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस बात पे दिलवाई थी और उस वजह से अब इस पे ख़ासा तेज़ी से काम हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री जो है वो अब कायम हो गई है, क्योंकि सीड एक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्री कायम हो गई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब इस पे तेज़ी से जब काम होगा, जब रिसर्चर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसको अगर नई वैरायटी निकालने पे रॉयल्टी दी जाएगी तो फिर यकीनी तौर पे वो भी तनदेही से काम करेंगे। सर, इसका प्रोसीजर क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन भी रही हैं यूब रिसर्च में, लेकिन आम किसानों तक, दूर दराज के किसानों तक पहुँचाना वो बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको कैसे इंस्टेंट इनमें शरीक किया जा सकता है? ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये सारा एक सिस्टम की ख़राबी की दवा थी। हमारा वक्त के साथ हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स नहीं की गई थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स लाएं और मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक। अगर आप 60s की रिसर्च को देखें ना, उस वक्त हमारी रिसर्च इंटरनेशनली कंपैटिबल थी। आज हमारी रिसर्च इंटरनेशनली कंपैटिबल नहीं रही। हमने इसको दोबारा से इंटरनेशनली कंपैटिबल बनाना है। और जिस तरह मैंने आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात की है, हमारे सीड में बहुत ज़्यादा मिलावट होती थी। सीड की जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत सारे मसाइल थे। अब हमने ट्रेसेबिलिटी लाजमी कर दी है। अभी जो पंजाब सीड काउंसिल की मीटिंग हुई है लास्ट, उसमें मैंने जितनी वैरायटीज़ अप्रूव की हैं, मैंने उसके साथ साथ ये लाजमी करार दे दिया है कि हर वैरायटी का DNA और फिंगर प्रिंटिंग लाजमी तौर पे रजिस्टर होगी, ताकि जो बैग भी कोई किसान लेता है उसका वो
उस किसान को ये हक हासिल हो, अख्तियार हो कि उसका DNA करा के चेक कर सके कि ये वो वैरायटी है कि नहीं, और हर बैग के अंदर, सीड के अंदर हम उसके एक स्लिप देंगे जिस पे उसकी पूरी मुकम्मल ट्रेसेबिलिटी दी होगी, ताकि हम सीट में मिलावट को 100% कंट्रोल कर सकें। जी, थैंक यू सर। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल साहब, बताइएगा जो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने जो कहा, इस पे अमल दरामद होना शुरू हो गया या हो जाएगा जल्दी? जी, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब हैं, ये इन्होंने MSc एग्रीकल्चर की हुई है, यूनिवर्सिटी पढ़े हुए, ख़ुद ज़मींदार हैं, ज़मींदार इलाके से इनका तल्लुक़ है, और ये बड़ी अच्छी तरीके से गहरी नज़र से महकमा ज़राअत को देख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इनके होते हुए तरक्की ना कर सकी तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कोई मुतालबा हो तो वो बता दीजिए। मुतालबा हमारा ये है कि जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही है उसके लिए जो क्रॉप जोनिंग है उस पर मिनिस्टर साहब भी काम कर रहे हैं। हमारी भी इनसे रिक्वेस्ट है कि क्रॉप जोनिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इलाका वाइज ज़मींदारों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो मखसूस उस इलाके के मुताबिक मौसम को देखते हुए अपनी फसलें लगाएँ, ना कि हर बंदा हर जगह पर चावल की काश्त करना शुरू कर दे, गन्ने की काश्त करनी शुरू। क्रॉप जोनिंग हमारे लिए अब बेहतर है अगर हमने एग्रीकल्चर को बचाना है तो। सर, ये जोनिंग का बड़ा मसला है। यहाँ पर कपास की जो यहाँ पर इलाके तस्वर किए जाते थे रवायती, वहाँ पर भी कमांद लग रहा है, तो ये शुगर मिल्स की वजह से भी कपास बर्बाद हुई है। जी, ये आपका जो पॉइंट है ये खासा वैलिड है, और हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। FAO की मदद से एक रिपोर्ट शाये हो गई है जिसमें डिफरेंट जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और हम उस जोन्स के मुताबिक क्रॉप्स की जो है तरजीहात जो है तय करेंगे, और ये जोनिंग एक वाकई एक अहम इशू है और हम इस पे काम कर रहे हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाएगा? इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा ना, कि जोन्स में हम उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे, और ये ऐसा काम आप मुझसे पूछ रहे हैं जो पहले होता रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये जोन था, और उस वक्त के 11 डिस्ट्रिक्ट चावल के लिए मखसूस थे, साउथ कपास के लिए मखसूस था, सेंट्रल पंजाब गन्ने के लिए मखसूस था, तो उस वक्त जोनिंग पे अमल होता था, और अब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जो इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौजूद थे, और जिनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि यहाँ पर जो मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ऐसे बीज बनाए जा रहे हैं जो बेहतर मदाफ़त रखें, और इसी तरह से उनका ये भी कहना है कि जोनिंग वाइज जो क्रॉप्स है उनको लगाने के लिए भी इक़दाम करने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें यहाँ पर रिसर्चर्स हैं, जिसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं, जिसमें फार्मर्स हैं, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।